7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास के लड़ाकों ने इजराइल में कत्लेआम मचा दिया था। उसी वक्त कतर की राजधानी दोहा के एक आलीशान ऑफिस में हमास चीफ इस्माइल हानिया और उनके साथी टीवी चैनल पर सब कुछ देख रहे थे। इस्माइल के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उस खूनी मंजर को देखकर उसने अपने साथियों के साथ सजदा करके अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। इजराइल हमास जंग को आज 14 दिन पूरे हो चुके हैं। गजा पट्टी के लोग बिजली, पानी, राशन और दवाओं को तरस रहे हैं। महज 2 हफ्ते में 4000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, लेकिन मौजूदा एस्केलेशन की शुरुआत करने वाले हमास चीफ इस्माइल हानिया कतर में सुरक्षित बैठा हुआ है। इस पूरे एक्सप्लेनर में आपको बताते हैं इस्माइल हानिया की कहानी। एक मछुआरे का बेटा कैसे बना हमास का चीफ, उसके पास 33,000 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई और कतर में बैठकर गजा को वो कैसे ऑपरेट कर रहा है। 29 जनवरी 1962 को गजा के अल शती रेफ्यूजी कैंप में एक मछुआरे के घर एक बच्चे का जन्म हुआ था। नाम इस्माइल हानिया रखा गया। उसका परिवार 1948 में अरब इजराइल युद्ध में बेघर हो गया था। हानिया बड़ा हुआ और उसने रेफ्यूजी कैंप में खोले गए संयुक्त राष्ट्र के स्कूल में अपनी बेसिक स्कूलिंग की। हानिया ने बचपन से इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष देखा था। 1983 में वो गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने पहुंचा तो उसकी लीडरशिप स्किल दिखने लगी थी। वो अपने प्रभावी भाषणों से जल्द ही छात्रों का नेता बन गया। उसने यहाँ हमास के इस्लामिक स्टूडेंट ब्लॉक को ज्वाइन करने के बाद 1987 में अरेबिक लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज से निकलते ही हानिया ने 1987 में आधिकारिक रूप से हमास को ज्वाइन कर लिया। ये वही साल था जब गजा पट्टी में इजरायली कब्जे के खिलाफ पहला इंतिफादा यानी विद्रोह शुरू हुआ था। विद्रोह में भाग लेने के लिए इजराइल ने हानिया को गिरफ्तार किया और पहली बार वो 18 दिन के लिए जेल गया। साल भर बाद फिर उसे प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किया गया और इस बार उसे 6 महीने की जेल हुई। तीसरी बार हानिया को गिरफ्तार किया गया तो उसे 1989 में 3 साल के लिए जेल भेजा गया। ये 3 साल उसके लिए काफ़ी अहम साबित हुए। जब हानिया को 1992 में छोड़ा गया तो उसे लेबनान में हमास के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ डिपोर्ट कर दिया गया। ये वो समय था जब उसने हमास को और करीब से जाना। साल भर बाद जब यहाँ से गजा लौटा तो उसे इस्लामिक यूनिवर्सिटी का डीन बनाया गया। यहाँ उसने कई छात्रों को हमास में शामिल होने के लिए मोटिवेट किया। इस्माइल हानिया की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसे उस वक्त के हमास चीफ शेख अहमद यासीन का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। उसने तेज़ दिमाग से यासीन को प्रभावित किया। यासीन उस पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगा। 6 दिसंबर 2003 का दिन था जब गजा में एक गुप्त जगह पर हमास के सारे बड़े लीडर बैठक कर रहे थे। हमास चीफ शेख अहमद यासीन के साथ इस्माइल हानिया भी था। बैठक चल रही थी और अचानक धमाका हुआ। यह इजराइल का मिसाइल हमला था। सभी नेता इधर उधर हो गए, लेकिन यासीन व्हील चेयर पर होने की वजह से मूवमेंट नहीं कर सका। हानिया भी उनके साथ ही डटा था। हानिया ने अपनी सूझबूझ से यासीन को उस जगह से हटा दिया जहां दीवार गिरने वाली थी। इसके बाद हानिया हमास और फिलिस्तीन के लोगों का हीरो बन गया। इसके कुछ महीनों बाद ही तब के हमास चीफ यासीन की इजरायली हमले में मौत हो गई। इस्माइल हानिया की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उसे उस वक्त के हमास चीफ शेख अहमद यासीन की जान बचाने के बाद में इस पद के लिए सबसे प्रभावी उम्मीदवार के तौर पर देखा गया। इसके कुछ महीनों बाद ही तब के हमास चीफ यासीन की इजरायली हमले में जब मौत हुई तो ये वो दौर था जब हमास की पहचान एक संगठन के रूप में थी। फिलिस्तीन की राजनीति पर एक दशक से फतेह पार्टी का कब्जा था। 2006 में हमास ने इस्माइल हानिया की लीडरशिप में चुनाव लड़ा और फतेह पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। गजा पट्टी वाले इलाके में 132 सीटों वाली फिलिस्तीनी संसद में हमास ने 76 सीटें और फतेह ने 43 सीटें जीती। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने इस्माइल हानिया को सरकार बनाने के लिए बुलाया और इस तरह वो प्रधानमंत्री बना। साल भर बाद 2007 में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने हानिया की सरकार को बर्खास्त कर दिया, लेकिन हानिया ने इसे मानने से इनकार कर दिया और गजा पट्टी पर अपनी पकड़ बनाए रखी। हानिया गजा पट्टी पर अपनी सरकार चलाता रहा। उसे दुनिया भर में उस समय लाइमलाइट मिली जब 2009 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने शांति के लिए मुलाकात की। 2013 में हानिया को हमास का डिप्टी चीफ अपॉइंट किया गया था और 4 साल बाद 2017 में हमास के फैसले लेने वाली शूरा काउंसिल ने उसे हमास का चीफ अपॉइंट कर दिया। तब से हानिया हमास का चीफ है। हमास की लीडरशिप मिलने के बाद हानिया ने पहली बार दिसंबर 2019 में गजा पट्टी छोड़ा, जब वो एक हमास डेलीगेशन के साथ कई देशों के टूर पर गया था। हानिया ने तुर्की और कतर में कई उच्च स्तरीय बैठकें की। 8 दिसंबर 2019 में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान से मीटिंग के बाद ब्रिटिश मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हमास अब इस्तांबुल से ही ऑपरेट करेगा।
हमास डेलीगेशन ने ऐलान किया कि वो मलेशिया, रूस, लेबनान, मॉरिशस और कुवैत के दौरे पर भी जाएंगे। हानिया ने इस्तांबुल में मीडिया से ये भी कहा कि वो ईरान के साथ भी हमास के रिश्ते सुधार रहा है। फरवरी 2020 के शुरुआती दिनों में खबर आई कि हानिया को गजा में वापस लौटने से मिस्र रोक रहा है, क्योंकि गजा में लौटने का वही एक रास्ता है, इसलिए हानिया कतर में रहेगा। हमास के सीनियर ऑफिशियल खलील अल हैया ने बाद में कन्फर्म किया कि हानिया कतर की राजधानी दोहा में सेटल हो गया है, ताकि भविष्य में वो आज़ादी से कहीं भी आ जा सके। दोहा में हमास का एक राजनीतिक दफ्तर भी है, जिसे कतर की सरकार सिक्योरिटी उपलब्ध कराती है। जब हानिया के पास गजा की सत्ता आई तो उसने गजा पट्टी में हर चीज़ के आयात टैक्स बढ़ा दिया। मिस्र से आने वाली हर चीज़ पर हानिया रिश्वत लेने के लिए कुख्यात है। इजरायली वेबसाइट वायनेट के अनुसार हमास ने गजा पट्टी में जो सुरंगें बनाई हैं उस पर भी हानिया की 20% हिस्सेदारी है। बुनियादी सामानों पर भी खूब टैक्स वसूला जाता है। फिलिस्तीन के लोगों ने इसका विरोध भी किया था। इस्माइल हानिया के पास 33,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति होने का अनुमान लगाया जाता है। हानिया के पास गजा में ही कई बड़ी इमारतें और विला हैं। इसके अलावा कतर और कई अरब देशों में उसके होटल्स हैं, जिसे उसके बेटे और दामाद संभालते हैं। इस्माइल हानिया ने 2 शादियां की। हानिया की दूसरी पत्नी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है। हानिया ने 2009 में 47 साल की उम्र में दूसरी शादी की। उसकी पहली पत्नी का नाम अमाल है, जो उसके अंकल की बेटी है, और साथ ही साथ जो जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलती है उसमें हानिया के 13 बच्चे हैं जो उसकी पहली शादी से हुए हैं। पहली शादी के 30 साल बाद उसने दूसरी शादी की। बताया जाता है कि जिस महिला से दूसरी शादी हुई वो हानिया के एक दोस्त की पत्नी है, जिसकी हत्या हमास के एक ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिकों ने कर दी थी। पिछले कुछ दशकों में कतर कई देशों के विवादों में बेहतरीन मीडिएटर बनकर उभरा है। हाल ही में हमास ने जिन इजरायलियों को बंधक बनाया था उन्हें रिहा कराने के लिए कतर ही मीडिएटर बना था। कतर ऐसे प्रयास से इजराइल से अच्छे संबंध बनाना चाहता है। कतर वो देश है जहां हमास का राजनीतिक दफ्तर और अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते हैं। दरअसल इन सब के पीछे कतर का बेहिसाब इन्वेस्टमेंट है। आबादी के लिहाज से कतर 27 लाख लोगों का देश है, जो 11,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो श्रीलंका से भी छोटा है। इस देश के पास गैस के अनंत भंडार है। इसी दौलत की बदौलत कतर दुनिया के कई देशों में निवेश कर रहा है। ब्रिटेन में कतर या उसके लोगों की 10% हिस्सेदारी है। कतर और अमेरिका के बीच घनिष्ठ आर्थिक और व्यापारिक संबंध है। अमेरिका कतर का 5वां ट्रेड पार्टनर और इंपोर्ट का प्राइमरी सोर्स है। गजा में कतर ने ज़बरदस्त निवेश किया है। फ्रांस की 24 वेबसाइट के अनुसार वो हमास को हर महीने 250 करोड़ रुपए की इनडायरेक्ट मदद करता है, ताकि उसके प्रोजेक्ट्स चलते रहें। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कतर के सॉफ्ट कॉर्नर की वजह से अमेरिका भी हमास पर उतना सख्त नज़र नहीं आता जितना वो आतंकवाद को लेकर दिखाता है। अब हानिया की जो पूरी कहानी आपने सुनी है उससे अंदाज़ा लगा लिया होगा, मर रहे हैं फ़िलिस्तीन में आम लोग, लेकिन ये जो हमास के लीडर्स हैं ये खुद चले गए हैं कतर या अन्य देशों में सुरक्षित जगहों पर अपनी जान बचाने के लिए। करोड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, पैसों में खेल रहे हैं। फ़िलिस्तीनी आम लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है। ये राजनीति जो है, राजनीति और धर्म का एक बड़ा घालमेल है जो इस पूरे क्षेत्र में क्या पूरी दुनिया में हर जगह देखा जाता है। ज़मीन के नाम पर, धर्म के नाम पर जितने भी अलग अलग भेद हो सकते हैं उन सब में आम लोगों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है और इनके इमोशन से खिलवाड़ किया जाता है। फ़ायदा तो इन लोगों का हो जाता है, इन चंदे के नेताओं का, लेकिन पिसता है वो आम आदमी, जिसकी कहानी भी कई एक्सप्लेनर्स में हमने आपके सामने रखी है। इसी गज़ा में जहाँ से करोड़ों रुपया इस व्यक्ति ने कमाया है, उसी गज़ा में अब लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, इलाज के लिए अस्पताल में ही है, जान बचाने के लिए वो इधर से उधर भाग रहे हैं।